अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं उसका नाम है न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद आने वाली नई चुनौतियां। और इस अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली हैं जो भी आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार करना है। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारा 9 से 10 कक्षाएं की है जिसमें अलग अलग कंसेप्ट को जाना है जो भी आप लोगों को इस अध्याय में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार और पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। यह हम लोग का अंतिम कक्षा होगा इस अध्याय का, जहां पर हम लोग पिछली कक्षा से आगे बढ़ाएंगे अपने इस कक्षा को, इस अध्याय को, और बात करेंगे सक्सेसेज और सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यहां पर हम लोगों ने इस पॉइंट से, इस बिंदु से हम लोगों ने पिछले कक्षा की शुरुआत की थी और पिछले कक्षा में हम लोग यहीं पर रुक गए थे और यहीं से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उन सारे बचे हुए पहलुओं की जो भी हम लोगों को सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी इन इंडिया के अंतर्गत पढ़ना है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि कैसे डेमोक्रेसी इन इंडिया यानी कि भारतीय लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां थी, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो पावर को एज्यूम करने की बात हो, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो यानी कि सांसद और विधायक की खरीद फरोख्त की बात हो, चाहे वो मल्टीपल पार्टी सिस्टम की बात हो, चाहे वो अपोजिशन का कमजोर होने की बात हो। ये और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी किसके अंतर्गत, तो लोकतंत्र की कमजोरी के अंतर्गत, जो कि भारतीय लोकतंत्र में कमजोरियां नजर आती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था भारतीय लोकतंत्र की सफलता। तो हम लोगों ने देखा था कि भारतीय लोकतंत्र जो है, अगर लोकतंत्र की परिभाषा के तहत जाएंगे तो दुनिया का सबसे बेहतरीन, न सिर्फ कागज पर बल्कि वास्तविकता में, अगर दुनिया के सारे देशों की तुलना में अगर हम देखें भारतीय लोकतंत्र को तो सबसे बेहतरीन नजर आता है। बाकी बहुत सारे देश जो हैं नाम के लोकतंत्र हैं, कागज पे लोकतंत्र हैं, लेकिन वो कितने लोकतंत्र हैं, यह अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को देखेंगे, उसके पॉलिटिकल सिनेरियो को देखेंगे, राजनीतिक विचारधारा को देखेंगे, राजनीतिक कार्यक्रम को देखेंगे, तो हम लोग को नजर आता है कि क्या सच्चाई है और क्या कागज पर लिखा हुआ है। अब हम लोग जो थे सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे इंडिया में, तो हम लोग ने देखा था कि इंडिया में जो है ना, डेमोक्रेसी में गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी क्या है, तो यहाँ के डेमोक्रेटिक लीडर में यानी कि नेताओं में गड़बड़ी है। यानी कि कुछ लोग जो कहते हैं कि भारत से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए और राष्ट्रपति वाला सिस्टम होना चाहिए जो अमेरिका, रूस इत्यादि में होता है। इससे हम लोग का जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगा और राजनीतिक जो भ्रष्टाचार इत्यादि है वो सारी चीजों पर लगाम लगेगी। लेकिन जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो है वो यही सही है, इंग्लैंड वाला सिस्टम ही सही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री को ही सांसदों के द्वारा निर्वाचित करना बेहतर है। तो इनका कहना यह है कि इसमें कमी नहीं है, कमी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं है, कमी जो है वो हमारे पार्लियामेंटेरियन में है, यानी कि हमारे सांसद में है, हमारे विधायक में है। यानी कि अगर ये लोग अच्छे हो जाए, ये लोग चरित्रवान हो जाए, ये लोग ईमानदार हो जाए तो राजनीति ईमानदार हो जाएगी। जब राजनीति ईमानदार हो जाएगी तो लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। दूसरा ये भी था सक्सेस में कि हमारे संविधान के अनुसार यह शुरू से ही तय किया गया हुआ है और माना गया हुआ है कि डेमोक्रेसी में, भारतीय डेमोक्रेसी में सिर्फ राजनीति नहीं आता है, राजनीति के साथ साथ समाज और समाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था, इन सारे चीजों का और इसके अलावा भी बहुत सारे चीजों का समावेश होता है जो हमारे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाता है या फिर अभी तक बनाते आया है। फिर हम लोग थे कि जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, जो गठबंधन सरकार है, वहां पर भी डेमोक्रेसी की बात आती है, वहां पर भी लोकतंत्र की बात आती है। तो वहां पर देखा जाता है कि द फेज ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट में बी कंसिडर्ड अ ट्रांसलेशन फेज इन द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी इन इंडिया। अगर एक पार्टी की सरकार होती है और अगर गठबंधन सरकार होता है, यह हम लोगों ने कंसेप्ट पिछली कक्षा में देखा था कि कैसे एक पार्टी की सरकार होती है तो एक गठबंधन सरकार का कंसेप्ट आता है। अगर आधा से ज्यादा यानी कि जितने भी सांसद या जितने भी विधायक हैं, सांसद देश के चुनाव के लिए और विधायक राज्य के चुनाव के लिए, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए विधायक और पार्लियामेंट के लिए सांसद,
जितनी भी संख्या है उसमें आधा से ज्यादा अगर आ जाता है जिसके पास भी, उसकी सरकार बन जाती है। इसी को हम लोग मैजिक फिगर कहते हैं। मैजिक फिगर मतलब जितने भी हैं बाई 2 + 1, तो वो जो है वो आधे से ज्यादा जो है वो मैजिक फिगर कहलाता है। तो अगर हम देखें तो अगर एक पार्टी मैजिक फिगर को पार कर लेती है और वहीं पर अगर एक पार्टी पार नहीं करती है तो उसको गठबंधन बनाना पड़ता है। जब एक पार्टी खुद में पार कर लेती है तो उसी की सरकार होती है। तो अगर हम सक्सेस और डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के लिए अगर देखा जाए सही मायने में तो कॉलिशन गवर्नमेंट ज्यादा मददगार है, न कि जो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है वो मददगार है। क्योंकि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सरकार जो है वो लगभग निश्चित होती है कि वो अपने 5 साल, अगर 5 साल का कार्यकाल है तो, अमेरिका में तो 4 साल में ही होता है, 4 साल का ही वहां का कार्यकाल होता है, 4 साल में ही चुनाव होते हैं। भारत की बात कर रहे हैं तो अगर भारत में 5 साल का कार्यकाल है और अगर सिंगल पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो यह माना जाता है कि यह स्थिर सरकार है और पार्टियां भी मान लेती हैं, उसके प्रधानमंत्री भी मान लेते हैं कि मैं कुछ करूं ना करूं, जैसे भी करूं हमारी सरकार जाने वाली तो है नहीं। तो ये एक डर जो है वो खत्म हो जाता है। वहीं पर अगर गठबंधन सरकार होती है तो उनको अलग अलग चीजों को लेकर चलना पड़ता है, बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है, लोकतंत्र को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जहां पर लोकतंत्र जो है सिंगल पार्टी सिस्टम की तुलना में ज्यादा जीवित नजर आता है, ज्यादा जीवित रहता है। क्योंकि जो जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, अगर सांसद की बात करें, देश की बात करें तो उनको हमेशा यह डर रहता है कि अगर ये गठबंधन वाली जो पार्टियां अगर निकल जाएंगी तो फिर मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, सरकार गिर जाएगी। तो इसके कारण से वो लोकतंत्र को ज्यादा तवज्जो देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू के तुलना में कि अगर वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है। आगे, इंडियन डेमोक्रेसी रेस्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी टू ऑल इंडिविजुअल इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ। जो भारतीय डेमोक्रेसी है यानी कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो इक्वालिटी में विश्वास करता है, वो समानता में विश्वास करता है, वो समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है। वो कहता है कि लोग किसी भी धर्म के हों, लोग किसी भी जाति के हों, लोग किसी भी रंग के हों, लोग किसी भी रूप के हों, लोगों का ट्रेडिशन कैसा भी हो, लोगों का रहन सहन कैसा भी हो, वो चींटी मार कर खाएं या फिर बकरा मार कर खाएं या फिर शाकाहारी रहे, प्याज और लहसुन भी ना खाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नजर में, संविधान के नजर में, लोकतंत्र के नजर में सब बराबर है। ऐसा कंसेप्ट है भारतीय डेमोक्रेसी में, भारतीय संविधान में। आगे, When we won our freedom in 1947, जब हम लोग 1947 में अपनी स्वतंत्रता जीत गए, यानी कि स्वतंत्र हो गए, यानी कि हम लोगों ने अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक नेशन हैड ए ग्रेट ड्रीम। तो इंडिया जो एक लोकतांत्रिक देश के तौर पे बना, उसके पास बहुत बड़े और बहुत ऊंचे सपने थे। यानी कि भारत, अगर 1947 की बात करें तो भारत जो है वो स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के बाद कोई भी चीज नया पाने के बाद लोगों की जो इच्छाएं होती है, जो ड्रीम होते हैं, जो सपने होते हैं, वो बहुत होते हैं। तो इंडिया के भी थे, क्योंकि इंडिया तो ऐसे भी एक बहुत बड़ा नेशन था। इट वॉज अ ड्रीम मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, इट वॉज अ ड्रीम टू प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर टू एवरीवन। सपना क्या था? बहुत सारे सपने थे, जिसमें कुछ सपना यहां पर लिखा हुआ है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, यानी कि सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ रिलायंस बने, यानी कि सेल्फ रिलायंस हो अपना, सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, हिंदी में इसको आत्मनिर्भर कह सकते हैं। दूसरा है सबों को खाना, सबों को कपड़ा और सबों को रहना, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान सबों के लिए होना चाहिए, यानी कि कोई भी जो है भूखा ना रहे, कोई भी जो है बिना घर के ना रहे और कोई भी जो है बिना वस्त्र के ना रहे। यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है ये भारत का सपना था कि हम अपने सभी नागरिकों को दें। From being a country which did not possess the technique to make pins and needles, India has risen to the 7th largest industrial nation in the world and certainly wiped the tear from every eye. लास्ट लाइन है, इस अध्याय का लास्ट लाइन है और ये यही कह रहा है, ये यही कहना चाहता है कि एक देश जिसको माना जाता था कि वो एक पिन और सुई तक नहीं बना सकता है, आज वो, जब ये पुस्तक छपा था तब की बात कर रहे हैं, अब तो और ऊपर हो चुका है,
आज वो, अगर पुस्तक के अनुसार, आज वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है उद्योग के नजर में। एक देश जिसको माना जाता था कि सांप बिच्छुओं का देश है, एक देश जिसको माना जाता था कि यहाँ के लोग तो शोषित होने के लिए ही पैदा होते हैं, एक देश जिसको माना जाता था कि यहाँ के लोगों पर राज ही किया जा सकता है, ये लोग खुद में कुछ नहीं कर सकते हैं, उस देश जहां पर माना जाता था कि यहाँ पर एक पिन और निडल भी ये लोग नहीं बना सकते हैं, वो आज दुनिया का 7वां उद्योग के नजर में, व्यापार के नजर में सबसे बड़ा, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। ये जब की बात है, तब की बात है जब पुस्तक छपा था, तब। आज अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग 7वें से भी ऊपर चौथे तीसरे पर पहुंच चुके हैं उद्योग के नजर में। और आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा, दुनिया के देशों में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर व्यापार स्टार्ट होता है तो वो भारत है। भारत में स्टार्टअप्स, जिसको हम लोग स्टार्टिंग बिजनेस या फिर न्यू बिजनेस कहते हैं, वो आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो भारत में होता है। और भारत ये वही देश है जिसको दुनिया मानती थी कि ये तो कुछ है ही नहीं। बाकी चीजों की तो बात ना करें, यहां पर सिर्फ उद्योग की बात की जा रही है, तो उद्योग में माना जाता था कि ये तो पिन और सुई तक नहीं बना सकते हैं। आज हम लोग क्या क्या बना रहे हैं। आज तो हम लोग यहां तक कि एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना का अगर सुई और निडल की बात करें और ये सारी चीजें हो रही है, तो कोरोना का जो टीका है वो भी सबसे पहले भारत में ही सफलतापूर्वक जो है उसका आविष्कार हुआ। तो भारत जो है वो आज कहां से कहां पहुंच चुका है, ये दुनिया को और भारतीयों को पता है। इसके साथ ये हमारा अध्याय समाप्त हो जाता है, यानी कि न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस की समाप्ति होती है। अब हम लोग कुछ पॉइंट यानी कि 6 बिंदुओं में क्विक रिकॉल करेंगे पूरे अध्याय को, जो हम लोगों ने पिछली कुछ कक्षाओं से इस अध्याय को देखा है और समाप्त कर रहे हैं। तो अब हम लोग 6 बिंदुओं में इस पूरे अध्याय को समाप्त कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर से पुनर्जीवित कर लेते हैं। लिखा हुआ है, इन फ्री इंडिया where everyone was to be equal, there was no place for independent state and ruler। अब चूंकि भारत में सबको हम लोग समानता की नजर, समानता के साथ देख रहे थे, या फिर कह रहे थे कि हमारे यहाँ सब तो समान है, कोई भी ऊंच नीच की बात नहीं थी। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट था कि भारत जब एक है, भारत में सब समान है, तो भारत में कोई इंडिपेंडेंट स्टेट और रूलर नहीं होगा, यानी कि भारत देश के अंतर्गत आने वाला कोई भी राजा महाराजा नहीं होगा, कोई भी शासक नहीं होगा, और कोई भी अपने तरीके से चलाने वाला राज्य नहीं होगा। जिसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे राजघरानों को, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे राजघरानों को, लगभग 600 यानी कि 500 से ऊपर और 600 के लगभग राजघरानों को भारत में महज 2 साल के अंदर उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में मिला लिया। Referring to communalism, Jawaharlal Nehru had written in 1946 in his book द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर हम लोग सांप्रदायिकता और धर्मवाद की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसके बारे में लिखा है, जो उन्होंने वर्ष 1946 में लिखा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन एज मेनी एज 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल हैं शुरू से, यानी कि शुरू में। अब इसमें संशोधन होकर ऊपर नीचे हो चुके हैं, ये शुरुआती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति का कंसेप्ट 26 जनवरी 1950 से आता है, जबकि प्रधानमंत्री का कंसेप्ट जो भारत के लिए जो है ये 15 अगस्त 1947 से आता है। इन 1951 विनोबा भावे, जिनका 1894 में जन्म हुआ था, 1982 में देहांत हुआ था, बिगैन हिज पद यात्रा फॉर भूदान। 1951 में विनोबा भावे ने एक आंदोलन, एक पद यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका नाम था, जिसका उद्देश्य था भूदान। भूदान यानी कि जिनके पास बहुत सारे जमीन है, जो जमींदार हैं और जिनके पास बहुत सारे जमीन है, वो अपना कम से कम, ज्यादा दे सकते हैं, कम से कम 1/6 भाग अपने जमीन का उन लोगों को दे जो बिना जमीन के हैं। और ये आंदोलन जो है कुछ ही समय में, 10-15 ही साल में बहुत बड़ा सक्सेस हो गया था। और हम लोगों ने देखा था कि कितने मिलियन जमीन जो है वो इस भूदान के तहत लोगों ने गिफ्ट किया था।
जवाहरलाल नेहरू चूज द वे ऑफ फ्रेंडशिप विद ऑल द नेशन। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे, या फिर कहें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमेशा से मित्रता वाली नीति अपनाई है अलग अलग देशों से। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 144 से 145 पर आते हैं। अब ये जो चीजें आएंगी, अब ये आप लोगों को करना है, जो भी मैंने पढ़ाया है उसी के अनुसार। यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, जहां पर आपको हर क्वेश्चन के 5 विकल्प हैं, इसके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है, यानी कि इस सेंटेंस को पढ़ना है, इस वाक्य को पढ़ना है, और इसके लिए आने वाला जो विकल्प है उसको लिखना है। कैरिज्मेटिक लीडर जैसे लिखा हुआ है, तो कौन है? दो आकर्षक नेता, राजनेता जो आपके नजर में हैं, या फिर इस पुस्तक के अनुसार जो हम लोगों ने देखा था, उन दो का नाम लिखना है। किन्हीं दो का नाम लिखना है। प्रॉब्लम इन 1947 में कौन सा दो समस्या था भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये दो चीजें लिखनी है। ऐसे ही यहाँ पर 10 पॉइंट दिए हुए हैं, 10 वाक्य दिए हुए हैं, इनके दो सब्स्टिट्यूट लिखने हैं। मैच मेकिंग, यहाँ पर मैच करना है, यानी कि इधर के 5 और इधर के 5 में आपको देखना है कि इसका पहला जो है इधर के किससे मिलता है। तो बस लाइन खींच के इसको मिला देना है। जैसे भूटान है, तो भूटान में क्या ये इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है, पोर्तुगीज रूल से जुड़ा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है, या पोट्टी श्री रुमुल्लू से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है और जोड़ना है इसी तरीके से सबको। अगला है डिफरेंशिएट, यहां पर इन सबों में अंतर बताना है, रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, सोवरेन, कोलिशन गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी में। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, चारों के एक एक सेंटेंस में, एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहां पर क्या करना है, यहां पर 5 प्रश्न है, इनको 2 से 3 सेंटेंस में, 2 से 3 वाक्य में इसके उत्तर देने हैं। जबकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, और इन पांचों के उत्तर जो है 5 से 6 वाक्य, यानी कि एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद में देने हैं। लास्ट है क्रिएटिव एक्टिविटी, यहां पर 5 प्रैक्टिकल एक्टिविटी दिए गए हुए हैं इसी अध्याय के अनुसार, पृष्ठ संख्या 146 पर, जहां पर आपको कुछ के फुल फॉर्म भी पूछे गए हुए हैं, तो कुछ के बारे में लिखने भी हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों को करना है। कहीं पर कोई भी समस्या आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय जो है यह पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो किसी और अध्याय के साथ अपनी कक्षा को शुरू करेंगे।